दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से बधाई। जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो और फिर इस तरीके की आप लोगों के मेल आते हैं मेरे पास में, यार दिल खुश कर देते हैं। उन्हें कहते हैं कि दिल भाग भाग हो गया। जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये दिखाती है कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग करते हो जब इस तरीके की परफॉर्मेंस आप लोग देते हो। यानी कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। अभी यहाँ पर जो अनुराग है इनकी फर्स्ट रैंक देखने को मिली एनडीए के अंदर में, और इनके द्वारा कितना शानदार मैसेज लिखा गया। ये देखो क्या बोला कि सर आपके आशीर्वाद से लट गाड़ दिया। इनसे अभी मेरी जो बात हुई थी वो लगभग मतलब 27 मार्च को आई थिंक मेरी बात हुई थी इनसे, ठीक है। तो उस टाइम पर देखो इंसान ना कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कुछ भी कर ले ज़िंदगी में, पर हमेशा कहीं ना कहीं एक तरीके से ना कई चीज़ों को लेकर खुशी नहीं होती उसको कि जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। जिस तरीके से जो किया जा रहा है उस पर भी कई बार डाउट रहता है कि अगर हो भी जाता है तो क्या सही जगह पर जा रहा है, इसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में यार ये डाउट रहते हैं, पर लेकिन जितनी जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें दो इंसान बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक तो आप लोग के पेरेंट्स जो आप लोगों को हमेशा आप लोगों के भले के बारे में गाइड करेंगे, तो हमेशा उनकी माननी है। और दूसरे आप लोगों के गुरुजन जो अपना कभी भी उसमें एक तरीके से ये ना देखकर कि मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, वो आप लोगों को सही पाथ पर रखने की कोशिश करेंगे। तो जब मैंने इनसे बात की उस टाइम पर, तो फिर इनके माइंड में उस चीज़ को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आई और फिर उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी अच्छे से बोले कि हाँ सर इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी बात है फर्स्ट रैंक लेकर आना, ठीक है। और वो भी इस एज में 12th के जस्ट बाद में। और ये रेगुलरली वीडियो सुना करते थे। कई बच्चे कहते हैं ना कि सर ये यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ा रहे हो या इस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हो। तो यार करंट अफेयर होता है, जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, दिल से बधाई यार, मजा आ गया सुनकर। मतलब एक अलग ही लेवल की फीलिंग रहती है माँ बाप के लिए और टीचर के लिए जब कोई ऐसा रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो है दिल से पढ़ाई करता है, पर लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है तो कई सारे दुखी भी होते हैं, पर लेकिन दुखी नहीं होना है, फिर से लग जाना है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से सब कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट रैंक लेकर आना, एसएलवी कमांडो फर्स्ट, यहाँ तो बस बने एसएलवी आर्मी में बोलता हूँ तो एसएलवी आर्मी बन गए भाई साहब, ठीक है। एनडीए वही फर्स्ट रैंक, मतलब मजा आ गया। ओके, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर बात करिएगा, इनसे बात कराइएगा। कोई नहीं है, बात भी करा देंगे। अभी जिंदगी पड़ी है, चलते रहिए आराम से, एंजॉय करते रहिए। कोई नहीं, देखेंगे, बात करा देंगे, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात वैसे हो गई थी काफ़ी अच्छे से, हम लोगों ने पहले भी बात की थी और कल भी जब सिलेक्शन हुआ तभी भी बात की थी। तो एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग रहती है, तो मैंने कहा कि पहले अपनी फीलिंग एंजॉय कर लो, उसके बाद में बातें करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है, मजा आ जाएगा आप लोगों का देखकर पूरा डिस्कशन। 18 अप्रैल है आज, तो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी जो आप लोगों को आतिक अहमद वाला केस देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे। एक बात यार आप लोग ध्यान रखिएगा जिंदगी में कि आपकी कहानी में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि आप लोग जीत नहीं जाते हैं। ये जिंदगी ना ऐसी ही चलती रहेगी। जब तक आप लोग का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा ना और आप लोग उसमें सेलेक्टेड नहीं हो जाओगे, तब तक किसी को नहीं फर्क पड़ता कि कितनी रात जागे हो, आप लोग की आंखें फूट गई हैं पढ़ते पढ़ते, आप लोग सूख गए हो, आप लोग मोटे हो गए हो, आप लोग की बीमारियां लग गई हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन जरा सी देर में दुनिया बोलने लगेगी हाँ भाई मेहनत की बंदे ने। तो अपना सिलेक्शन तक अपने आप को रोकना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है। तो हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे है आज का 18 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और हेरिटेज चेंजेस अब की बार की थीम है। ये हमारे देश की या फिर दुनिया में जो भी कल्चर है उसके बारे में बताता है और कैसे उसको प्रिजर्व करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी उसके बारे में जान सके। तो उसके बारे में भी हम लोग को एक आइडिया देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बताइए हमारे देश के अंदर में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देखता हूँ कौन सही आंसर यहाँ पर देता है। एक और एसएलवी फैमिली मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर आप लोग देखिए कि बहुत ही बुरी कंडीशन थी यहाँ पर जब ये एक तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट किए, पर लेकिन फिर भी लगे रहे। तो अमर है, इनके द्वारा एक तरीके से काफ़ी शानदार तरीके से जो है अपनी चीज़ों को आगे लेकर चला गया और आज की डेट में इनका यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो गया। तो यार आप लोग देखिए वहाँ एनडी में सिलेक्शन हो रहा है, यूजीसी में सिलेक्शन हो रहा है, कोई किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है। तो करंट अफेयर होता है यार, ये किसी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। आप लोगों को देखना है कैसे इसको लेकर चलना है, ठीक है। एक और छोटी सी बात, आप लोगों का क्विज स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिस क्विज वाले सेक्शन में जाना, हर एक बच्चा यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर सकता है। डेली क्विज होगा और फिर वीकली एक टेस्ट भी हुआ करेगा आप लोगों का, जो कि हर एक बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पेड कोर्स अपनी जगह है, वहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं यार, सबकी सैलरी देनी पड़ती है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। पर लेकिन यहाँ पर ये जो रहेगा ये सबके लिए अवेलेबल रहेगा, वीक में टेस्ट भी हुआ करेगा, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर पाओगे। और यहाँ पर आप लोगों के पीडीएफ और नोट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, जिस बच्चों की सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई है वो अभी उसको नहीं दिखेगी जब तक कि 1 महीना पूरा नहीं हो जाएगा।
1 महीना होने के बाद में आप लोगों को सेकंड इंस्टॉलमेंट दिखेगी और उसको पेमेंट करना है बिल्कुल ऐसे जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया था। उसमें टेंशन नहीं लेना है कि दिख नहीं रहा है अभी ऑप्शन, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, तभी दिखेगा जब आप लोग वहां पर पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से फुल पेमेंट मत कर देना वहां पर, ओनली सेकंड इंस्टॉलमेंट का ही पेमेंट आप लोगों को करना है, जितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में किया था उतना ही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी क्लासेस जैसी चल रही है उनका फीडबैक जरूर दिया करो। अगर एप्लीकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम लगता है कि नहीं चल रहा है तो studyloverweek.in पर जाकर आप लोग बेसिकली अपना लेक्चर एंजॉय कर सकते हो। और फीडबैक एप्लीकेशन पर भी दे दिया करो, कैसा लग रहा है आप लोगों को एप्लीकेशन, और वीडियो के नीचे तो आप लोग फीडबैक देते ही हो। बाकी पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में काम चल रहा है आप लोग का, जल्दी ही दोनों अपडेट हो जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। करंट अफेयर की भी आप लोग को जो मंथली पीडीएफ है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी यहाँ पर, तो हर एक बच्चे को इसका फायदा देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो सारी चीजें एप्लीकेशन पर सिस्टमेटिक में मिल जाएगी। पहला ही कमेंट देखने को मिलेगा वीडियो के नीचे, जिसको ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको एंजॉय करिए, ओके। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा पढ़ते पढ़ते कि मैंने कहा यार इसका नाम थोड़ा सा गलत रख दिया गया है। अभी आप लोग पूरा टॉपिक सुनना, और टॉपिक सुनने के बाद में आप लोग बताना कि इसका नाम क्या होना चाहिए था, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था इसका नाम क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि एस्पायरेशनल टॉयलेट बनाए जाएंगे। एस्पायरेशनल टॉयलेट जो होंगे वो यूज़र फ्रेंडली रहेंगे काफ़ी अच्छे से। उसके अंदर में क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि उसके अंदर में कुछ इस तरीके का जो नॉर्मली होटल के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, ये लग्जीरियस जो बाथ क्यूबिकल्स होगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों को जो साइड में दिख रहा है ये ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन जो इनसेनीमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग रूम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में जो फ्लैश वगैरह का सारा सिस्टम होगा वो टचलेस होगा, किसी भी चीज़ को आप लोगों को टच करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया भर में ये मुहिम चल रही है कोविड-19 के बाद में कि मैक्सिमम चीज़ें इस तरीके से रखी जाए कि किसी को टच न करना पड़े और उस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाए। ये सारा का सारा सिस्टम कौन कर रहा है? ये सिस्टम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये बताइए आज के डेट में मिनिस्टर कौन है, आप लोगों को पता ही होगा वैसे। इसके चलते यहाँ पर सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर बेसिकली डायरेक्टिव्स दिए हैं कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आप लोग को एस्पायरेशनल टॉयलेट बनाने हैं। तो ये जो एस्पायरेशनल टॉयलेट होंगे, गूगल पर भी इनको जब सर्च किया जाएगा तो ये एस्पायरेशनल टॉयलेट के नाम से वहाँ पर सर्च किए जाएंगे कि हाँ ठीक है ऐसा टॉयलेट है, सर्च करो कहाँ पर ये टॉयलेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये जो लग्जीरियस टॉयलेट है हमारे देश के अंदर में, इनका पूरा फोकस रहेगा एक तो ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि कोई भी अगर ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग घूमने जाते हैं, ताजमहल वगैरह हो गया, इंटरनेशनल लेवल का कोई टूरिज्म सेंटर है हमारे देश के अंदर में, या फिर कोई रिलीजियस डेस्टिनेशन है जैसे कि आप लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, खासकर अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी यहाँ पर, जैसे कई सारी आइकॉनिक सिटी हैं, आप लोगों को अक्सर देखो सिटीज़ के अंदर में कहीं जाते हो आप लोग, वहाँ पर ढंग का टॉयलेट नहीं मिलता है, इतना गंदा रहता है कि मतलब उसके अंदर जाने का मन नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पर भी इनको डेवलप किया जाएगा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे वो ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, नए नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं आज की डेट में, उनको इंगेज किया जाएगा इस तरीके के टॉयलेट बनाने में। आज की डेट में सरकार जो है वो कुछ भी इस तरीके से नहीं है कि वो अपने आप करना चाहती है, वो क्या करती है, वो आउटसोर्स कर देती है अपने काम को। आउटसोर्स करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा काम है वही करना चाहिए, कि हमारे अलावा वो काम कोई और नहीं करेगा, बाकी वो काम जो लगता है कि कोई और कर सकता है वो कर देना चाहिए। और खासकर सोशल वेलफेयर के जो काम है वो सरकार जो है अपने पास रखती है, बाकी के मैक्सिमम काम जो है वो आउटसोर्स कर देती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसा काम है कि यार ये काम मतलब कि एक तरीके से कि कोई और भी कर सकता है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर गांव में देखा होगा, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं कि खेतों में गन्ना छील देते हैं। आज की डेट में जैसे गेहूं कटाई जैसे चलती है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं अपने फादर साहब से और मदर से बात कर रहा था, तो गेहूं जो है वो कट रहे हैं आज की डेट में, उनका जो भूसा वगैरह वो सब भर रहा है वहाँ पर। तो वो क्या हो रहा है, घर में आ रहे हैं आराम से। पहले क्या आते, हम लगे रहते थे उसमें, पहले गेहूँ काटेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर उनका इकट्ठा करेंगे, फिर वो सारा जो इकट्ठा करने के बाद में मशीन में से निकलेगा, फिर उसमें से मतलब एक तरीके से इकट्ठा करके उसको बोरे में भरा जाएगा। हम सब मिलकर उसको बोरे में भरते थे, फिर उसको अपना जो बुग्गी पर डालकर उसको घर में लाकर उतारते थे। फिर घर में लाने के बाद में उसको जो टंकी रहा करती थी, ठीक है, ऐसी टंकी, फिर उस टंकी में भरा करते थे। भूस जो था वो एक तरीके से अलग, जो भूस का जो एक भूसे का अलग कमरा रहता था उसमें जाया करता था। पर आज के डेट में क्या है, सारा का सारा काम जो है वो आउटसोर्स कर दिया है। जिसको रिक्वायरमेंट है,
मान लीजिए आप लोग खुद सोचो, मैं आज के डेट में टीचिंग का काम छोड़ के या फिर जो मैं काम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा वो सारे काम छोड़ के मैं गांव में जाकर भूसा वगैरह काटने लगूँ, तो क्या ये मेरी जो एक स्किल है उसका सही इस्तेमाल होगा? तो इस तरीके से ये उस पर्सन को दिया जा सकता है जो कि अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, इसी बहाने से उनको काम भी मिल जाता है वरना उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं चीज़ों को आउटसोर्स कर देना। ये शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कई बार पूछा जाता है। एक बच्चे से पूछा गया था मतलब अभी इंटरव्यू के अंदर में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो सरकार को आउटसोर्स कर देनी चाहिए, तो आप लोगों से इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको ये आउटसोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप वगैरह जो कि इस तरीके के काम करते हैं तो वो यहाँ पर एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको बोला गया एक तरीके से ये ऐसा टॉयलेट बनाया जा रहा है जिसको एस्पायरेशनल टॉयलेट बोला जा रहा है। ये एक तरीके का सस्टेनिंग सेल्फ एक तरीके से रूम रहेगा जो सेल्फ सस्टेनिंग रहेगा आराम से। और ये सारे के सारी जो सर्विस हैं ये बोली जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में ये लाइन काफ़ी अच्छी है। रेस्टोरेंट वगैरह, शॉपिंग सेंटर वगैरह, लाइब्रेरीज, मूवी थिएटर जो है यहाँ पर, या फिर कोई ड्रग्स स्टोर है यहाँ पर, मैं तो बोलूँगा कोई हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पर भी ये चीज़ें इस तरीके से डेवलप करनी चाहिए पूरे देश के अंदर में। तो ये काम किसके द्वारा बोला गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा बोला गया है कि जिसमें टचलेस रहेगा, आसानी से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर चलेंगी। रिलीजियस प्लेस हो गया कोई भी इस तरीके से, या फिर कोई भी इस तरीके का पब्लिक प्लेस हो गया जहाँ पर टॉयलेट की रिक्वायरमेंट रहती है, वरना फिर लोग जो हैं दीवारों पर मैप बनाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हमारे देश में तो आज़ादी इतनी है कि आप लोग कहीं पर भी थूक सकते हैं और कहीं पर भी मूत सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके से लोगों की आदत भी सुधरेगी और उसको लोग जो है इंजॉय भी करेंगे। अब आप लोग ये बताओ, इसका नाम एस्पायरेशनल टॉयलेट सही है या फिर कुछ और इसका नाम होना चाहिए था? आपसे पूछो अगर इसका नाम क्या होना चाहिए तो आप लोग क्या नाम सजेस्ट करोगे, ये बताइए। वीडियो को पॉज करके सोच के बता सकते हो, ठीक है। जो मुझे लगा कि एस्पायरेशनल रेस्ट रूम अगर रख देते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, इंसान जो है अपना आप को रिलैक्स कर सकता है, उस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का भी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, नैपकिन जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में नजर आ रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर बात का भी सिस्टम इन्होंने दे रखा है। तो रेस्ट रूम होना चाहिए ना कि एस्पायरेशनल टॉयलेट। क्योंकि टॉयलेट शब्द सुनकर थोड़ा सा इंसान को लगता है कि हाँ टॉयलेट होगा, पर रेस्ट रूम जब बोल देते हैं तो एक तरीके से वो उसी के साथ में एक अच्छी फीलिंग भी देता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा। और ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोगों को सुनने के बाद में, कि अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए, बताइएगा जरूर, ठीक है। तो याद रखिएगा एस्पायरेशनल टॉयलेट जो स्कीम है यहाँ पर, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और उसका क्या पर्पज है, ये कहीं भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो रिसेंटली जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सिचुएशन देखने को मिली यहाँ पर एनकाउंटर्स को लेकर या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को लेकर, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश के अंदर में आज की डेट में एक तरीके से सनसनीखेज खबर के लिए जाना जा रहा है। उसके बेटे को, आतिक अहमद के बेटे जो है उसको एनकाउंटर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ह्यूमन राइट कमीशन की जो बेसिकली एक तरीके से बैच है, सिस्टम है आप लोग बोल सकते हैं ह्यूमन राइट कमीशन का, उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि ये एनकाउंटर जो है एक तरीके से किस सिचुएशन में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर्स रहते हैं या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग रहती है, ये इंसान के अधिकार का हनन करती है, कोर्ट के द्वारा ये बोला गया। इंपॉर्टेंट बात एक यहाँ पर ये बोली गई एक तरीके से कि क्या अगर ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं तो फिर यहाँ पर जुडिशरी का कोई मतलब रह जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए बेटे की तो बात छोड़ो, अभी आतिक अहमद को जिस तरीके से पब्लिकली यहाँ पर एक दो पर्टिकुलर पत्रकारों के द्वारा मारा गया और फिर उसके बाद में जो एक तरीके से रिलीजियस जो पर्टिकुलर जो शब्द हैं वो वहाँ पर दोहराए गए, तो ये कितना सही है, ये लोगों के अंदर में कैसी भावनाएं क्रिएट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलीजियस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है फिर, और फिर यहाँ पर दो धर्म के लोगों के बीच में फिर यहाँ पर दिक्कतें प्रॉब्लम आती हुई नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो समाज का एक सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है। आप लोगों को क्या जानने को मिलता है इससे, आप लोग खुद सोचिए। जैसे आतिक अहमद के बारे में बात करें, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इतना खतरनाक और इतने बड़े लेवल का एक तरीके से यहाँ पर ये एक क्या बोलेंगे बेसिकली गुंडा बोले वैसे तो अगर नॉर्मल देखा जाए, एक ऐसा इंसान था जो कि इतने दिनों से पनप रहा है देश के अंदर में। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे देश का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि वो अप टू द मार्क काम नहीं कर रहा था। वरना अगर किसी के ऊपर एक केस हो तो उस इंसान को जो है कहीं ना कहीं उल्टा लटका दे, इस तरीके की पावर है हमारे सिस्टम के अंदर में। पर लेकिन जितने लंबे समय तक जुडिशरी के अंदर में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कई बार जो सिस्टम है वो करप्ट सिस्टम होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है वो समाज के अंदर में पनप पाते हैं। मुझे एक मूवी याद आ रही है, इंडियन मूवी है सनी देओल की, ठीक है।
सनी देओल की मूवी का एक डायलॉग है इंडियन मूवी का, जब सारे पुलिस ऑफिसर सामने बैठ रहते हैं कि एक चकला चलाने वाला देखते ही देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है, तब हमारे जो डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। एक इस तरीके से डायलॉग मारा गया है वो वहाँ पर, मतलब देख कर ना अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक 2-3 मिनट का डायलॉग है वहाँ पर पूरा। तो उस टाइम पर जो बात चलती है पूरा ये दिखा रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम ही ये काम करने के लिए अलाउ करता है, तब जाकर ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर सिस्टम इस चीज़ को अलाउ न करे तो कभी भी ऐसी सिचुएशन जो है वो देश के अंदर में देखने को न मिले। तो यहाँ पर अगर बात करूँ इस बेटे और बाप के बारे में, तो इस लेवल पर ये पहुंच गए समाज के अंदर में, और ऐसे ऐसे केसेस इनके ऊपर चल रहे थे, और उसके बाद भी यहाँ पर ये एक तरीके से इनका पॉलिटिकल दबदबा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का लूप होल है जो इस तरीके से सामने निकल कर आ रहा था। पर लेकिन दूसरी साइड अब यहाँ पर ये कि ये कुछ भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे यहाँ पर, अब इनका इलाज जो होना चाहिए था वो सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए था। यानी कि इनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके ऊपर केस चलते और केस के थ्रू यहाँ पर इनको सजा मिलती और तब जाकर चीज़ें होती। पर लेकिन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह कि वो प्रोसीजर इतना लंबा है जिसकी वजह से लोगों को ये एनकाउंटर जो है वो अच्छे लगने लगते हैं कि यार ठीक है, जल्दी से जल्दी ऐसे इंसान को जो है धरती पे से खत्म करो। ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। और ये समाज के अंदर में जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है और जो एक बाईपास है उसमें एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हुआ नजर आता है कि लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि एक बार पुलिस अगर इतनी ताकतवर हो गई तो यहाँ पर कल को चलकर किसी के भी खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है और फिर यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो एक सभ्य समाज बनाने के लिए एक सिस्टम का एस्टेब्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना फिर आप लोगों को पता है गुंडा राज चलना स्टार्ट हो जाएगा। कल को चलकर यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने को मिलेगी। मूवी देखिए पुलिस वाला गुंडा, तो फिर वो भी सिचुएशन बन सकती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो इसलिए बैलेंस और चेक एंड बैलेंस जरूरी है। द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से भी सुना है। तो जरूरी है एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ये काम होना चाहिए। अभी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के अंदर में आप लोग इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहाँ पर अगर बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बात बोली जाती है कि ये सही नहीं है। एनकाउंटर जो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिल रहे हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर इंसान के जो फंडामेंटल राइट हैं पार्ट 3 के अंदर में, उसके अंदर में देखने को आते हैं। देखिए इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, फंडामेंटल राइट जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, वो सबको हमारे देश का अगर नागरिक है तो वो उसको दिए जाते हैं। अगर उसने कोई गलती की है तो उसको पुलिस पकड़ेगी, सिस्टम के थ्रू वहाँ पर उसको पर्टिकुलर जो रूल ऑफ लॉ है उसके थ्रू यहाँ पर उसको सजा मिलेगी। आप लोगों को याद होगा मैंने अभी पॉलिटिकल लेक्चर में एप्लीकेशन के ऊपर में रूल ऑफ लॉ के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरीके से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वही सिस्टम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिस्टम आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग को इसको इम्प्लीमेंट करना है, वरना कोई भी किसी को किसी भी तरीके से ठोकेगा और निकल लेगा। वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर सरकार कमजोर होगी वहां पर जो है गुंडा राज चलेगा, जहां पर सरकार ताकतवर होगी वहां पर पुलिस राज चलेगा, जनता पीछे पिसकर रह जाएगी अगर सिस्टम के थ्रू काम नहीं होगा। ये सिस्टम यहां से निकल कर आता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर कई बार इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फ्रेंड था, वो फिलहाल जो था पर्टिकुलर पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। ठीक है, जब वो इंटरव्यू देने गया मतलब एक तरीके से ना लो लेवल पर काम कर रहा था, जब इंटरव्यू देने गया तो उससे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर इस तरीके के कि आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है या एनकाउंटर जो है वो सही है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोग इसको ऐसे देखोगे कि जो भी बाईपास चीज़ होती है वो कभी सही नहीं मानी जाती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई ना करो, बाईपास करके कुछ अचीव करने की कोशिश करो तो आप लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसके चलते यहाँ पर इंसान का जो राइट टू लाइफ है एज ए फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, उसका हनन आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। एक्स्ट्रा जुडिशियली जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है ये ह्यूमन राइट का भी हनन करती है यहाँ पर नजर आती है। आप लोगों ने गंगा जल मूवी देखी है कि आज ही पवित्र कर देते हैं पूरे, जो नाम रहता है क्या है पर्टिकुलर उसका, सीतापुर क्या रहता है गाँव का नाम, एरिया का नाम, तो वो वाली बात है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फिर ये एक सही चीज़ नहीं रह जाती है यहाँ पर। अभी अगर बात की जाए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो एक तरीके से अपना काम कर देती है। कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो वो जुडिशरी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है जब यहाँ पर कोई हत्याकांड निकल कर आता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने किसी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब गोली मारकर हत्या कर दी तो उसके खिलाफ जो है केस दर्ज हुआ, उस इंसान को पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद में उस इंसान से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के बाद में जहां पर उसने वो कांड किया था उस साइट पर उसको ले जाया जाएगा, उसको फिर से रिक्रिएट किया जाएगा पुलिस के द्वारा ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। फिर यहाँ पर उसके द्वारा चार्जशीट फाइल की जाएगी पुलिस के द्वारा कि हाँ हमने यहाँ पर पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए,
और फिर यहाँ पर वो पर्टिकुलर केस जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या मतलब एक तरीके से कोर्ट के अंदर में जाएगा। अगर वो तो फिर आगे आगे प्रोसेस चलता है, पैसे पहले लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से। तो कोर्ट के अंदर में जाएगा और फिर कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन यहाँ पर देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है उसके थ्रू फॉलो करते हुए यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर अपराधी को सजा दी जाती है। पर लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, अगर आप लोग इससे बात करेंगे, जो पुलिस है स्टार्टिंग में ही, अक्सर हम जैसे लोग जो समाज में होते हैं, जो कि लगता है कि शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए, वो लगता है कि पुलिस को ही वो जज बना देते हैं, यानी कि पुलिस ही जुडिशरी हो गई। और जब पुलिस ही जुडिशरी हो जाती है तो फिर एनकाउंटर जैसी चीजें भी लोग जो है अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं कि हाँ ठीक है, इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था, कोई भी उसको गलत नहीं बोलता है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर समाज के अंदर में एक तरीके से इंस्टेंट जस्टिस वाली फीलिंग आती है कि यार अगर कोर्ट में जाता तो ये होता, फिर ये पहले हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता, और फिर वहां से भी अगर चीजें नहीं होती तो ये प्रेसिडेंट के पास में अपील लेकर जाते। तो जो इंस्टेंट जस्टिस है, ये खासकर जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं, जो खासकर आज के डेट में बात करें, जो एक तरीके से रील्स होती हैं, इनको भी देख देख कर लोगों को लगता है कि बस इमीडिएटली हो जाए, बस अभी, है ना, एक तरीके से शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम लोगों का होता जा रहा है। आज की डेट में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए अगर पढ़ने वाली, तो लोगों को पसती नहीं है। शोर देख देख कर इतने वो एक तरीके से घुल मिल चुके हैं, एक तरीके से वो वाली चीजें उनको पसंद नहीं आती है। आप लोगों ने भी फील किया होगा, लगता है कि यार कोई भी टॉपिक ना फटाफट निपट जाए, बस ठीक है, कोई भी चीज फटाफट निपट जाए। लोगों का अगर एक तरीके से बोले कि एक तरीके से लोगों का अगर उसमें कुछ बस चले, तो लोगों तो जो बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर 9 महीने का है, उसको भी वो 4-5 महीने में निपटा दें, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इंस्टेंट जस्टिस वाली जो चीज है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा खतरनाक है समाज के अंदर में, जो कि आज की डेट में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बर्बाद करती हुई नजर आती है, और उसमें से जुडिशियल सिस्टम का जो रोल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म करती है, यहाँ पर नजर आ रही है। और जब जब ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे पुलिस हो गया या फिर कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, जब वो यहाँ पर इस तरीके की चीजें करती हैं, फेक एनकाउंटर या आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या है? एक तरीके से फेक एनकाउंटर भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, यानी कि जुडिशरी के थ्रू न ले जाकर उसको अपने आप ही जस्टिस का काम भी पुलिस ने कर दिया। तो हमारे संविधान के अंदर में जो पार्ट 3 है, वो मूल अधिकार इसलिए दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी हरकतें हो रही थी देश के अंदर यार। अगर आगे भी ये हरकतें ऐसे ही चलती रहेंगी तो फिर उस चीज का फायदा क्या है? तो उस चीज को रोकने के लिए आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 21 आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग लाइफ जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये दो जो पर्टिकुलर आर्टिकल हैं, ये इसी चीज के लिए दिए गए हैं कि हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आप लोग काम करना चाहिए, पुलिस को ही जज नहीं बनाना चाहिए। ये चीजें देखने को मिलेगी। कहीं पर भी रेप का केस होता है तो ये लगता है कि सिंघम मूवी आ जाए, बस एकदम ये पुलिस ही जो है सारा सॉल्यूशन कर दे, वहां पर जुडिशरी तक सिस्टम पहुंचे ही ना, वो वाली फीलिंग हम लोगों को आने लगती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यहाँ पर लेकिन रियलिटी में क्या है, सामने वाले ने जिसने हरकतें की है, हो सकता है उसको फंसाया गया हो, वो रियल अपराधी न हो, कोई और रियल अपराधी हो। तो जस्टिस सिस्टम का ये रूल है कि एक तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि अपने ही केस में आप लोग जज नहीं हो सकते, पॉइंट नंबर 1। बिना किसी को सुने हुए आप लोग सजा नहीं दे सकते, पॉइंट नंबर 2। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है कि वो भी सामने वाला जो है, हो सकता है उसको गलत तरीके से फंसा दिया हो किसी ने। तो जस्टिस सिस्टम में ये फंडा है कि 1000 अपराधी बच जाएं, पर लेकिन कोई भी बेगुनाह जो इंसान है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो जो एक तरीके से जो पॉलिसीज हैं, अगर आप लोग उसके बारे में बात करेंगे, हमारे देश के अंदर में सेल्फ डिफेंस की बात की जाती है। इंडियन पीनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है, उसका सेक्शन 96 जो है वो ये अधिकार देता है हर एक पर्सन को कि उसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, वो अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है, अपना लॉयर वगैरह लेकर आ सकता है, वो वहां पर केस लड़ सकता है। सेम अगर आप लोग सेक्शन 46 में जाओगे, यहाँ पर किसमें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में, वो भी यहाँ पर एक तरीके से बात करता है कि किस तरीके से अलाउ करना चाहिए पुलिस को यूज करने के लिए फोर्सेस वगैरह, कैसे अरेस्ट करना है किसी को, किस तरीके से सीरियस क्राइम में, पूरा प्रोसीजर वहां पर दिखाता है। उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि तुम एनकाउंटर करो और इंसान को ठोक दो। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि किस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक्शन 96 आईपीसी और सेक्शन 46 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसको डिफाइन करता है, और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ये सारी बातों के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार टेररिज्म को एक तरीके से रोकने के लिए हम लोग कई बार इस तरीके की चीजें करते हैं कि हाँ इस तरीके का काम कर देते हैं।
तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है ये ऐसा नहीं कि बढ़ रही है, हालांकि ठीक है वो 50% जो एनकाउंटर्स हैं वो रिसेंटली अभी डिक्लाइन हुए हैं, ऐसी बात की जा रही है। पिछले 6 सालों में अगर 16 से लेकर 21 तक आप लोग बात करोगे, ठीक है, पहले जितने एनकाउंटर होते थे अब थोड़े कम हो गए, तो ये है। पर लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बोल सकते, जैसे यहां पर बता रखा है कि एक्शन जो अगेंस्ट द क्रिमिनल 2017 से 21 तक अगर आप लोग देखोगे जो पुलिस जोन है, जैसे मेरठ, बरेली, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ये मैक्सिमम आप लोग को वो देखने को मिलेंगे जहां पर जो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश वाला सिस्टम आप लोगों को नजर आएगा। विकास दुबे वाला केस आप लोग को याद है कि पुलिस के द्वारा किस तरीके से मारा गया था वहां पर, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से कई सारे केस हैं और ये सारे वो केसेस हैं जिनके ऊपर जो है एक तरीके से नहीं जो प्राइज रहता है, रिवॉर्ड रहता है कि ये इंसान अगर ये हरकत मतलब एक तरीके से पकड़ा गया तो यहाँ पर उस इंसान को जो है क्या किया जाएगा, उस इंसान को जो है यहाँ पर फिर ठुलकाया जाएगा। इनके पुलिस जो है वो फिर यहाँ पर जुडिशरी को साइड में कर देती है। विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा केस चल रहे थे। अतीक अहमद को भी आप लोग इसी तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से केसेस चल रहे थे। तो सबसे खतरनाक चीज यह थी कि सिस्टम को बाईपास यहां पर कर दिया जाता है। पिछले साल में अगर देखोगे तो ज्यादा नहीं थे, पर 2 साल में यहां पर 69% के करीब केसेस देखने को मिले। इंडिया के अंदर में टोटल मिलाकर 813 केसेस ऐसे निकल कर आए जिसमें एनकाउंटर किए गए। यहां पर आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब एनकाउंटर की बात करते हैं तो एनकाउंटर वाला फंडा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात जब आती है, संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाओगे 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट लिस्ट और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है लॉ एंड ऑर्डर वाली बात। एजुकेशन कौन से लिस्ट में आती है ये आप लोगों को बताना है। फिलहाल के टाइम पर जब एक एनालिसिस किया गया तो ये देखने को मिला कि लास्ट 6 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ के अंदर में रिकॉर्ड ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग देखने को मिली सबसे ज्यादा, यानी कि 259 लोगों को छत्तीसगढ़ में बेसिकली ऊपर पहुंचाया गया। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर में भी यहाँ पर काफी ज्यादा केसेस देखने को मिले, ये थे 1110, और आसाम के अंदर में 79 केस यहाँ पर देखने को मिले। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इस तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग हो रही है वो यहाँ पर अलग अलग राज्य में अलग अलग लेवल पर देखने को मिलती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो सोचती है वो उसको यहाँ पर एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इस तरीके से चीजों को आप लोगों को देखना है। अगर बात करूं आप लोगों से, ऐसे केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं। जैसे ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के बारे में बात करें, ये सारे वो केसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिसके बारे में यहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है। सत्यवनी अगर बात करें, सत्यवनी पोनेराई, ये वर्सेज किसका है यहाँ पर, ये सैमुअल राज का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में निर्मल सिंह कलहल, ठीक है, तो यहाँ पर कहलो, निर्मल सिंह कहलो बोलो बेसिकली, ये पंजाब राज्य का केस देखने को मिलेगा, ठीक है, कहलोन, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो केस है यहाँ पर ये प्रकाश कदम वर्सेस ये राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता का केस देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो बात करें तो पब्लिक जो यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने को मिलेगा। ये सारे वो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुंचे यहाँ पर जब पुलिस के द्वारा ऑन ड्यूटी यहाँ पर लोगों को या एक्यूज्ड को या क्रिमिनल को मारा गया। यहाँ पर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं देखने को मिली, क्रिमिनल को मारा, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं देखने को मिली, आर्टिकल 21 का हनन हुआ यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फेक एनकाउंटर यहाँ पर देखने को मिला। तो स्टेट जो है वो वोलेट करता है यहाँ पर आर्टिकल 21 को, ये बोला गया यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्रेडिबिलिटी जो है जस्टिस सिस्टम की उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कोई मानता नहीं है। तो ये सारे केसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होता है आप लोग खुद सोचो अब क्या होगा माहौल अगर देखेंगे इसको। आखिर ऐसे केस होते ही क्यों हैं? अगर आप लोगों से बोलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गए और फिर भी हम लोग रोक नहीं पाए, सबसे बड़ा रीजन तो ये रहता है कि लोगों को जो है जस्टिस इमीडिएटली चाहिए। तो इसलिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो बैकलॉग ऑफ द केस पड़े हुए जुडिशरी में ऑलरेडी, अगर किसी को केस चला भी गया तो इतने लंबे समय तक पड़ा रहेगा कि एक तरीके से बेहद कोई उसको सॉल्यूशन ही निकाल पाएगा। इसी के साथ में कन्विक्शन रेट हो भी जाता है तो कई बार कन्विक्शन नहीं हो पाता है कंप्लीटली, यानी कि इंसान को सजा नहीं मिल पाती है, तो ये देखने को मिलेगा। तो इसके भी ऊपर यहाँ पर एक तरीके से काम करना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रेशर भी एक ऐसी चीज होती है कि हाँ यार इस इंसान को खत्म करो, इसने ना इज्जत खराब कर रखी है बेसिकली सरकार की। इंसेंटिव्स मिलते हैं जब यहाँ पर एनकाउंटर होते हैं, पब्लिक सपोर्ट फुल देखने को मिलती है, पब्लिक अप्रिशिएट करती है इन चीजों को, गूगल ट्विटर पर ट्रेंड करती रहती है चीज जब कोई ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से प्यूनिटिव वायलेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, हीरोशिप यहाँ पर हो जाती है। इनइफिशिएंसी जो पुलिस आती है तो वो दिखाते हैं कि हाँ हम लोग इफिशिएंट हैं, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का रीजन है समाज कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करता है, तो इसकी वजह से सारा फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है। वरना ये ऐसा नहीं कि ये अच्छी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो समाज कहीं ना कहीं चीज को अप्रिशिएट करता है, इसी वजह से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीजें, वैसे एक बात है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि खतरनाक है समाज के लिए, वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी में अगर ढंग से बोला जाए।
पर फिर भी इसका तरीका पुलिस एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये बात कोर्ट के अलग अलग केसेस में यहाँ पर बोली गई, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना। अभी क्वेश्चन देखो और उसके बाद में बताना कि कैसा टॉपिक लगा, क्या सीखा आप लोगों ने यहाँ पर। अगर बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में तो क्या क्या ये रीजन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर केसेस बैकलॉग की बात की जा रही है। ठीक है, पब्लिक प्रेशर की बात की जा रही है, पुनिटिव वायलेंस के और हीरो वर्शिप के बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है यहाँ पर, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबो सही आंसर क्या अगर देखा जाए तो। अभी मैंने सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई है, क्या है आंसर, आंसर है यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। बोला गया कि जो यहाँ पर देयर इज एन इंक्रीज इन एनकाउंटर किलिंग्स केस रजिस्टर इन द 6th ईयर, जो यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है तो इंक्रीज हो गए। बोला गया कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें हाईएस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बतानी है कौन सी होगी, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। अभी मैंने क्या बताया कि इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पर ये डिक्लाइन हुआ है 15%। ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ टॉप पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है और आसाम तीसरे पर है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनेंगे, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी, और इसी के साथ में जो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा वो फेसबुक पर भी आप लोगों को मिल जाता है, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने बताया एप्लीकेशन के ऊपर जो है आप लोगों का जो क्विज है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस क्विज वाले सेक्शन में जाइएगा तो क्वेश्चन मिलने आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगे। डेली क्वेश्चन मिला करेंगे वहां पर, अच्छे से आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा, उसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा डिटेल में, जैसे कि नॉर्मली टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिलता है, तो अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सही तरीके से देखिएगा, उसको अपना फायदा उठाइएगा। एप्लीकेशन वीडियो के नीचे जो फर्स्ट कमेंट है उसमें पिन आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर जैसे कि हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाता है, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर का हर एक जगह सेम वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो अभी फर्स्ट रैंक के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को एनडीए के अंदर में, वो रेगुलरली करंट अफेयर के साथ में कनेक्ट रहते थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो करंट अफेयर कोई कहता है कि सर किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हो, यार मैंने तो नहीं कहा कि मैं आप लोगों को एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूँ या सीडीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों को बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ या फिर यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये हर जगह आप लोगों को एग्जाम में फायदा पहुंचाए, क्योंकि करंट अफेयर तैयार करंट अफेयर होता है, तो आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, जैसे नहीं इंसान को एजुकेशन दे दी जाती है, अब एजुकेशन मिल रही है, अब देख लो आप लोगों को उस एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने, पैसा दे दिया घर वालों ने आप लोगों को, अब कर लो कैसे इस्तेमाल करना है उसका, तो ये बातें हैं। ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आर्टिकल। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और आंसर राइटिंग जरूर करना। वीर तालियान आंसर राइटिंग ग्रुप है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें काफी सारे बच्चे जो है रेगुलरली अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। आप लोग भी जाकर यहाँ पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग भी यहाँ पर एक तरीके से एक पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो अच्छे से पार्टिसिपेट करो यार, पढ़ाई को सही तरीके से लेकर चलो तो मजा आएगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप लोग डेली की लाइफ के साथ में इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी खबर जो है वो पब्लिक में आई, कोई न्यूज़, और वो क्या है वायरल हो गई, पर लेकिन ये पता नहीं है वो आई कहाँ से, किसने उसको स्टार्ट किया। जैसे कि कोरोना के टाइम पर तो दुनिया भर की ऐसी न्यूज़ थी जो कि उस टाइम पर वायरल हुई, उसके सोर्स का किसी को कोई कुछ भी नहीं पता था कि ये न्यूज़ निकल कर कहाँ से आई है। सोचो अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर और वो जो है उसके ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर में, और मीडिया ने आकर बाहर बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो है इतने सारे मर्डर कर रखे हैं, इतने सारे रेप कर रखे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी ये लिए बैठा है, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो वायरल होना स्टार्ट हो गई। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि ये सारी की सारी जो चीज़ थी सारी की सारी बातें जो थी ये फेक थी, और इसी के साथ में इनका सोर्स क्या है वो भी किसी को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से निकल कर आ रही है। जिसने शेयर की थी वो सोर्स भी उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, उस इंसान की जो जिंदगी भर की मेहनत है, उसने जो भी कमाई है, इज्जत, मेहनत, सारी चीज़ें जो है उसकी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो इंसान जो है ऐसा है कि उसका फेस ही उसके लिए उसका रिसोर्स है, जैसे कि हमारे देश में एक्टर हैं, ठीक है, जो अभिनेता हैं, उनके चेहरे ही उनकी क्या है, उनके लिए ब्रांड है। तो उनका एक तरीके से चेहरे को ही, अगर एक तरीके से उनके फेस को ही एक तरीके से इमेज खराब कर दी तो उनकी ब्रांडिंग खराब हो गई, तो उनको बहुत सारा लॉस भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। ये मैं एक ऐसे बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर में अगर कोई केस जाता है और उस टाइम पर यहाँ पर वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो उसका क्या सोल्यूशन करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया।
ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि पॉलिटी के अंदर अब की बार आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने थोड़ा सा अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लिए थे, क्योंकि केस जो है वो सीबीआई के हाथों में से निकलता हुआ यहाँ पर देखने को मिला, मतलब सीबीआई के हाथों में से होता हुआ गया यहाँ पर, जिसमें कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है एक बात जो बोली गई थी यहाँ पर कि कोई अगर जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर बोले कि मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि कहाँ से ये सोर्स आया है मेरे पास में, तो ये हमारी कंट्री में कोई कानून नहीं है कि जर्नलिस्ट ये बोल दे कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया है। ठीक है, उन्हें कहते उन्हें कि मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से ये आया है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। अभी हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे मुलायम सिंह यादव जी, जो कि आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहा था। तो उस टाइम पर काफ़ी सारी खबरें मार्केट में आने लगी डिसप्रपोर्शनेट एसिड्स के बारे में कि इनके पास तो इतनी दौलत है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। और ये कैसे आने लगी, अगले दिन ही यहाँ पर हियरिंग थी, जबकि कोर्ट ने कुछ उसके बारे में बातें नहीं की और पहले ही पब्लिक में चीज़ें आने लगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अभी किसी पर्टिकुलर केस में पकड़ा गया है और उसके ऊपर कोई केस का जो आरोप साबित भी नहीं हुआ है और मीडिया ने साबित कर दिया कि हाँ यही दोषी है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो क्या किस बेसिस पर उन्होंने ये यहाँ पर बात जो है बोल दी कि हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी मूवी के ऊपर अगर आप लोगों ने जो संजू मूवी आई थी उसमें एक डायलॉग बोला जाता है रणबीर जो कपूर के द्वारा, कहता है कि ये कहाँ से निकल कर आते हैं, तो एक तरीके सूत्रों के हवाले से। तो ये सूत्र क्या है वो किसी को नहीं पता रहता है, तो वो एग्जैक्ट यहाँ पर कोर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सोर्स है, जो सूत्र हैं, वो सोर्स के बारे में अगर वो एक तरीके से उनसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई पूछ रही है तो उनको बताना पड़ेगा वो सूत्र को, उस सोर्स को जो है वो छुपाकर नहीं रख सकता। तो ये है यहाँ पर पूरा मुद्दा। अभी इसके रिलेटेड क्या हमारे ही देश में यहाँ पर कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं या दुनिया में भी कुछ इसके बारे में कोई प्रोविज़न है? तो पहले तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने संविधान के बारे में। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसमें आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 उसका जो फर्स्ट का ए जो है उसमें सिटीजन हैज़ द राइट टू कमेंट, यानी कि आप लोगों के पास में अधिकार है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार आप लोगों को मिला हुआ है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ए में। इसी से हमारी मीडिया निकल कर आती है। जो आप लोग बोलते हैं ना कि मीडिया जो है इतनी बातें बह रही है, सारी चीज़ें, उनको आज़ादी है बोलने की, मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। तो वो स्तंभ बना कहाँ से है? वो स्तंभ इस आर्टिकल ने बनाया है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है 19 का फर्स्ट का जो ए आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर उस पर्टिकुलर एक मुद्दे को सामने रखता है कि हाँ ऐसे चीजें हैं भाई साहब और आप लोग अपनी आज़ादी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। पर लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इसी का अगर 19 के अगर आप लोग इसमें जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से वो भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रोविज़न ये भी है कि आप लोग की जो आज़ादी है वो ऐसा नहीं कि देश की जो है एक तरीके से इमेज खराब करने लगे, हमारे किसी देश के साथ में रिलेशन अच्छे हैं वो बर्बाद करने लगे। तो इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी आर्टिकल 19 के अंदर ही। अभी आर्टिकल 19 की जब मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ तो बोला यह गया कि व्हाट इज द लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ जर्नलिस्टिक सोर्स, यानी कि जो बोल रहा है कि वो इंसान इसी ने रेप किया है, इसके पास में इतना पैसा है, ये सूत्र क्या है, क्या इसके बारे में हमारे देश में कोई कानून है? तो ये है मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा। क्या इसको रोका जा सकता है कि हाँ वो ये एक तरीके से वो अपना सोर्स न बताए, ऐसा उनके पास में कोई अधिकार है? तो हमारे देश में कोई कानून नहीं है ऐसा कि जर्नलिस्ट जो है वो अपना सोर्स डिस्क्लोज न करें। हाँ आर्टिकल 19 है वो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर पूछती है आप लोगों से कि भाई साहब कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन, बताओ तो सही, कौन से कुएं में से निकाल के लेकर आए यार, तो यहाँ पर उनको वो इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। पर लेकिन अगर एक और मुद्दा है यहाँ पर, ये अगर कोई ऐसी चीजें हैं जैसे कि ऐसे भी केसेस अभी यहाँ पर देखने को मिले हैं जहां पर प्राइवेसी का मुद्दा आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर चीजों को जो है थोड़ा सा प्राइवेट भी रखा जाएगा। मतलब कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं तो अभी यहाँ पर पूरा मुद्दा ही है कि सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोर्ट के पाले में है गेंद कि वो डिसाइड करता है कि इसको डिस्क्लोज करना है या फिर डिस्क्लोज नहीं करना है। हमारे देश में इससे रिलेटेड कोई कानून है नहीं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे पास में जो भी माल मसाला है रखो पब्लिक में, और सामने वाला बंदा जो बोल रहा है कि मैं नहीं दिखाऊंगा, तो कोर्ट कहेगा ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया, ठीक है, पकड़ो इसको और मारो पकड़ के, ठीक है। मतलब उसको फिर जो इसके ऊपर केस चलेगा क्योंकि कोर्ट की अवहेलना वहां पर वो कर रहे हैं, कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जब कोर्ट ने बोल दिया दिखाओ तो दिखाओ भाई साहब, ठीक है, फिर तो कपड़े उतार के भी दिखाओ, तुमको जो भी दिखाना है, कहाँ से तुम सोर्स निकाल के लेकर आ रहे हो।
ये हमारे देश की बात मैंने बताई। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर अलग अलग प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे फ्रांस और जर्मनी जो है वो एक जर्नलिस्ट को जो एक तरीके से रिफ्यूज करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहां पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि पत्रकार अगर बात करें यहां पर जांच में सूत्रों का जो खुलासा है करने से मना कर सकता है, ये फ्रांस और जर्मनी में है, पर हमारे देश में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, यूके में क्या प्रोविजन है? यूके में भी कुछ कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक कानून है जिसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1981 का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहां पर, इसके तहत में यहां पर पत्रकार के पक्ष में ये धारणा बनाई जाती है कि वो अपने जो स्रोत है उनकी पहचान की रक्षा कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसको भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन यहां पर इनको मिली हुई है। ऐसा नहीं कि वो चाहे जो भी चाहे उससे पूछ ले अपनी सारी चीजें। यानी कि हमारे देश में कानून नहीं है, पर कुछ ऐसे देश हैं जिसमें यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है उनको। अगर बात करें स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन में जो है उसको रिवील करना पड़ेगा। ये सी बातें यहां पर बोली जा रही है कि बिना सहमति के अपने स्रोत को खुलासा करने वाले पत्रकार पर एक तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है। देखो, सबके ना अपने अपने थोड़े से प्रोविजन है। जैसे अब मान लीजिए हमारे देश के अंदर में अगर आप बात करें, ठीक है, हमारे देश के अंदर में कोई कानून नहीं है तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है, पर लेकिन यहां पर क्या है, कुछ कुछ यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है। यूएसए में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहता है कि जर्नलिस्ट डू नॉट हैव द राइट टू रिफ्यूज। एक तरीके से वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है अगर यहां पर ज्यूरी के सामने उसको डिस्क्लोजर करने की बात आए। तो ये हमारे जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ यूएसए वाले। तो कहीं प्रोटेक्शन है और कहीं प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। तो दुनिया में कुछ कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग पूरी की पूरी आजादी दे दें जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको, तो फिर दिक्कतें क्या देखने को मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर में प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मैंने बात की आर्टिकल 19 के फर्स्ट के अंदर में। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सिटीजन के लिए, और इसी में आप लोगों की मीडिया यानी कि प्रेस भी आ जाती है। पर इसी का आर्टिकल 19 का जो 2 है वो बोलता है कि भाई साहब आजादी तो है, पर लेकिन इतनी भी आजादी नहीं है कि तुम सामने वाले के कपड़े उतारने लगो, उसकी बेइज्जती करने लगो खुलेआम। अपनी बातें रखने की आजादी है, पर किसी की इंसल्ट करने की थोड़ी ना आजादी है। तो इसके चलते अगर कोई जो है देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने लगे, अगर देश की सिक्योरिटी पर कोई आंख उठाने लगे, अगर जिस देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है उसके बारे में कोई फालतू की बातें बताने लगे, अगर यहां पर हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने लगे, अगर कोर्ट की अवहेलना करने लगे, अवमान करने लगे, कोर्ट को एक तरीके से ना माने, एक तरीके से किसी को डिफेम करने लगे, तो किसी को उकसाने लगे, देश के अंदर में लड़ाई करवाने लगे, कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण देने लगे, तो तुम्हारी जो पर्टिकुलर आजादी है वो एक थैले में बंद करके रख दी जाएगी, उसके साथ में तुमको भी थैले में डाल दिया जाएगा। मतलब यहां पर यह कि आजादी है, पर लेकिन वो आजादी इतनी है कि तुम जो है जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, ना कि किसी की जिंदगी को तुम बर्बाद कर सकते हो। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है हमारे संविधान में जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ताकि इंसान की आजादी भी चलती रहे और उसी के साथ में जो कानून की व्यवस्था है, देश की इज्जत है, किसी के साथ में रिलेशन है, वो भी बरकरार बने रहे। ये मुद्दा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये जो लीगल ओपिनियन है हमारे देश में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। अगर सबको सारी चीजें बता दी जाएगी, अगर सोर्सेज के बारे में बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के ऊपर भी यहां पर आंच आ सकती है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज जो है वो बनाई इकट्ठा करके इधर से उधर से सोर्स बहुत सारे, और सबको सोर्स का पता चल गया, तो उस सोर्स का गलत इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है। तो कई बार सोर्स को प्रोटेक्ट करने की बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली यहां पर। पेगासस जो स्पाईवेयर का जब केस निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2021 में, तो उस टाइम पर आर्टिकल 19 के तहत में यहां पर जर्नलिस्टिक सोर्स के बारे में बात की गई और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बारे में बात की गई सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने। प्रोटेक्शन ऑफ द जर्नलिस्टिक सोर्स इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो प्रेस के बारे में बात करें तो उसका बेसिक कंडीशन है यहाँ पर। तो यानी कि अभी ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि फ्रीडम आप लोगों को उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करानी है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। ये आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर ऐसा ही केस मान लीजिए राफेल का मुद्दे पर केस बना था हमारे देश में। जब राफेल का जो मुद्दा आ रहा था कि इतने सारे घोटाले हुए हैं, वो सब चीजें निकल कर आई थी, उस टाइम पर पता है मुद्दा क्या था? उस टाइम पर मुद्दा यह था कि जो द हिंदू ने पूरी की पूरी रिपोर्ट छाप दी थी, ठीक, गवर्नमेंट की ने राफेल में घोटाला हुआ है, वो सब चीजें। तो उस टाइम पर जो कोर्ट में केस गए यहां पर, जब यहां पर पूछा गया कि कहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आए हो, तो वहां पर भी सोर्स जो है अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए कि हाँ जिसने अंदर की बातें बताई उसकी तो जान पर आ जाएगी यहां पर। तो इसलिए द हिंदू के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया था। उन्होंने लिख दिया था कि परफेक्टली जस्टिफाइड
और इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने एक सोर्स न बताते हुए ये लिख दिया वहां पर कि सोर्स जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जस्टिफाइड है और इन द पब्लिक इंटरेस्ट है। अगर बता दे कि यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सोचो कि कोई किसी गवर्नमेंट के अंदर में कुछ घोटाले चल रहे हैं, किसी इंसान ने अंदर की बात आकर यहां पर बता डाली कि भाई साहब अंदर अंदर ये घोटाले चल रहे हैं, अब यहां पर पब्लिक में बवाल हो गया बुरा, ठीक है। अब पता चला कि उस इंसान ने बता दिया है, आप लोगों को लगता है कि वो इंसान जिंदा रहेगा अगले पल, उसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो हर जगह सोर्स डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं होता है। अब यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ चली गई तो कैसे सोर्स डिस्क्लोज कर दे, पर देश के फायदे में है। अगर पेगासस वायरस की बात करें, ये बातें निकल कर आई कि गवर्नमेंट ने जो है सबके ऊपर निगरानी रख रखी है। अब किसी ने तो ये बात अंदर से बताई होगी, अब ये पता चल गई मान लीजिए हिंदू न्यूज़पेपर को या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, अब उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट छाप दी। अब वो गवर्नमेंट कहने लगे पहले ये बताओ तुमको किसने बताया, पहले हम लोग उसके पैर काटेंगे, ठीक है। तो ये सही रहेगा क्या? तो इस तरीके से तो आगे से कोई बताएगा भी नहीं कुछ भी बातें। तो कई जगह सोर्स जो है वो छुपाने भी पड़ते हैं ताकि फ्रीडम ऑफ प्रेस बनी रहे, वरना कोई लोग बताएगा नहीं और ये बातें कभी निकल कर आएगी नहीं। पर फिर भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका 1978 का अगर आप लोग कानून यहां पर देखोगे जो बनाया गया था, उसको यहां पर सिविल कोर्ट की ताकत मिली हुई है कि जो स्टैंडर्ड हमारे देश में सेट किए गए हैं कि एक जर्नलिस्ट को इतना कम से कम एथिक्स फॉलो करने चाहिए, वो स्टैंडर्ड यहां पर बरकरार रखने पड़ेंगे। वरना एक सिविल कोर्ट के नाते प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी कहीं ना कहीं अपना जो है एक तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे एक तरीके से स्टेप उठा सकती है कि उसको कंट्रोल किया जाए अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। हालांकि काउंसिल कैन नॉट फोर्स, पर लेकिन फोर्स नहीं कर सकती फिर भी। तो यानी कि ये बातें हैं। रोमिला थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था 1950 का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उस टाइम पर यहां पर बोला गया कि जो प्रेस है वो फाउंडेशन है ओल्ड डेमोक्रेसी, एक तरीके से डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन वाले सीबीआई के अंदर में कुछ गड़बड़ चल रही है और किसी पर्टिकुलर अंदर के इंसान ने आकर बता दी भाई साहब ये गड़बड़ चल रही है, दुनिया भर के घोटाले हुए थे पीछे से, आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पर। तो कौन यहां पर उसके बारे में बताएगा? कोई रिस्क ही नहीं लेने का। अगर सोर्स सब जगह डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा कितना डिस्क्लोज करना है और कितना डिस्क्लोज नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और इसके ऊपर कानून भी नहीं है हमारे देश में। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है बेसिक चीजें। अब ये वाली जो चीजें हो गई, ये आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग बेसिकली ये केसेस डायरेक्ट को पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस था यहाँ पर रोमिला थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950 का, वो किस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, वो रिलीजन से रिलेटेड है, वो किसी और मतलब एक मतलब कुछ भी ऐसा मुद्दा आप लोगों को दे देंगे कि महिला की अवमानना से रिलेटेड है। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी यहां पर कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे देश के अंदर में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि यहां पर 1966 में ये बनाई गई थी एक एक्ट के थ्रू, जो कि 1965 में लाया गया था। यानी कि इस कानून के थ्रू हमारे देश में बनाई गई और ये एक तरीके से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन जब बनाया गया था उसके बेस पर यहां पर ये बॉडी हमारे देश में लेकर आई गई। ये बॉडी जो है ये क्या काम करती है? ये बॉडी दो काम करती है। एक तो जो हमारे देश में जो प्रेस है वो एक तरीके से सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, उसकी फ्रीडम जो है बरकरार रहनी चाहिए, ये नहीं कि मीडिया को सब जो है अपने कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं। और दूसरा, इंप्रूव होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड, जो भी यहाँ पर एजेंसी है उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। मतलब घुमा फिराकर बात ये बोली जा रही है कि जो सही है वो दिखाए, मीडिया किसी के तलवे चाटती हुई नजर न आए, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ये बॉडी को अगर लगता है कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो क्वाज़ी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है यहां पर, जो कि एक रीस्टेब्लिश की गई थी 1979 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो यहां पर ये जो अथॉरिटी है ये एक तरीके से सेफगार्ड करती है इंडिपेंडेंट प्रेस का। इसके अंदर में टोटल मिलाकर चेयरमैन और 29 मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो है वो सेलेक्ट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और मेंबर इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ। 28 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां पर जो बैठेगा वो एक ऑथोरिटी होगा और वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेंटेन रखने का काम करेगा। तो बोलो तो वो लोगों की आवाज को बेसिकली एक तरीके से आजाद करने का काम करेगा, ताकि जो सही है और जो गलत है, अगर सरकार भी गलत कर रही है तो मीडिया की ये ड्यूटी है कि उसको दिखाए, अगर अपोजिशन गलत कर रही है तो मीडिया की ये ड्यूटी है कि उसको बताए। यानी कि छुपाए कुछ ना, जनता के सामने रहनी वो चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वे चुने हुए हमारे हैं। अगर हम ही को नहीं पता है कि वो भाई साहब क्या कर रहे हैं तो वो कुछ भी करते रहेंगे, तो फिर उनको हमारे द्वारा चुनने का तो कोई मतलब रहने का कि हमको पता नहीं चल रहा है कि उनकी क्या हरकतें चल रही हैं। तो वो एट द एंड ऑफ द खुद बोला उन्होंने कि हम जनता के नौकर हैं, और है भी रियलिटी में। अगर वो खुद अगर यहां पर ये चीजें छुपा रहे हैं तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या दुनियादारी यहां पर चल रही है।
तो ये बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉट ओनली द फ्रीडम टू से थिंग अदर, मतलब कुछ भी मुंह में आज से कह दिया, ठीक है। तो यहां पर बट इट ऑल्सो से द थिंग्स दैट माइट ऑफेंड अदर, तो ये भी देखना पड़ेगा किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया उसने, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना केवल दूसरों को पसंद की बातें कहने की है, बल्कि ऐसी बातें कहने की भी है कि दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। तो क्या आप सहमत हैं? इसको कितना एक जस्टिफाई आप लोग करते हैं कि किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं आप लोग अपनी बातों से? तो इसकी आप लोगों को यहां पर क्रिटिकली कमेंट करना है इसके ऊपर में, ठीक है। तो यानी कि एक बाउंडेशन जो मैंने भी आप लोगों को बताई है आर्टिकल 19 के 2 में, तो वो बाउंडेशन यहां पर बेसिकली पूछी गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 जो है वो सारे सिटीजन को आजादी देता है। भाई साहब जो भी मुंह में आ रहा है वो अपना गाओ सारी बातें मजे में एंजॉय करो। बात की जा रही है कि हाउएवर द फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, आर्टिकल 19 के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज कर दी गई है। तो आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? बताओ क्या आंसर? आंसर है सी, ठीक है। सही है ना? हाँ सही लगा था ना। इनकरेक्ट पूछा गया है ये, ठीक है। यहां पर आंसर हो गया डी, ठीक है, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों करेक्ट है। ये होती है यूपीएससी जब आप लोगों से खेलती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन एक बार और मजा लेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, यानी कि उसको न्यायिक अधिकारिता भी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओनली बॉडी है जो कि एक्सरसाइज करती है ऑथोरिटी की कैसे हम लोग को जो सेफगार्ड करना है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेस का। इसके अंदर में चेयरमैन और 28 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बताना है आंसर क्या है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है आंसर बताइए? सारे के सारे सही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डी आंसर हो गया, और ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे तो पहले वाले का है, 1 सेकेंड, ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक। अरे ए है यार, ए सॉरी ए हो गया ना। क्या है लास्ट वाले में? चेयरमैन हो गए यहाँ पर, और जो मेंबर है सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ये देखिए ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, चेयरमैन और जो यहाँ पर 28 मेंबर होते हैं, वो चेयरमैन और 28 मेंबर जो हैं ये सारे के सारे आप लोग देखते हैं, ये कहाँ से निकल कर आते हैं? ये सेलेक्टेड बाय द स्पीकर। ये अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को क्वेश्चन गलत करा जाती है, तो समझो आप लोग यहाँ पर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हो ना, तो माइंड पर एक प्रेशर रहता है। क्वेश्चन हड़बड़ी में कई बार नोट भूल जाते हैं, कई बार सही पढ़ा हुआ क्वेश्चन पर लेकिन गलत माइंड में चलता है। ये चीज़ आप लोगों ने फील की होगी ना। इसी चीज़ को दूर करने के लिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब कोई बोले कि सर प्रीलिम्स के बेस पर पढ़ाओ, तो यार ये क्या है? ये प्रीलिम्स ही तो है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रीलिम्स में तो पूछी जा सकती है डायरेक्ट। अगर आप बात करें इसके बारे में, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के प्रीलिम्स से बन सकते हैं। अगर मेंस के बारे में बात करें, तो आंसर राइटिंग के बारे में बात करें, तो आप लोगों से यहाँ पर ये सजेशन के तौर पर आप लोग बताया जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो ये सजेशन के तौर पर भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो केसेस मैंने बताए हैं, वो केसेस के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। एज ए आंसर राइटिंग में आप लोग शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी आप लोग हो गए इस तरीके से। तो ऐसे टॉपिक को तैयार करो कि भाई साहब चाहे कोई प्रीलिम्स में पूछ ले, चाहे मेंस में पूछ ले, चाहे कोई इंटरव्यू पूछ ले, और चाहे कोई पूछ ले कि यार समझा दो इसको, डाउट हो रहा है, तो उससे आप लोग डिस्कस भी कर सको। हो गया ना तैयार टॉपिक? तो ऐसे तैयार करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। दोस्तों ये जो टॉपिक है, इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा पढ़ते पढ़ते कि मैंने कहा यार इसका नाम थोड़ा सा गलत रख दिया गया है। अभी आप लोग पूरा टॉपिक सुनना, और टॉपिक सुनने के बाद में आप लोग बताना कि इसका नाम क्या होना चाहिए था। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था इसका नाम क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है कि एस्पायरेशनल टॉयलेट बनाए जाएंगे। एस्पायरेशनल टॉयलेट जो होंगे वो यूज़र फ्रेंडली रहेंगे काफ़ी अच्छे से। उसके अंदर में क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि उसके अंदर में कुछ इस तरीके का, जो नॉर्मली होटल के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, ये लग्जीरियस जो बाथ क्यूबिकल्स होगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों को जो साइड में दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन जो इन सेंटीमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग रूम आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा। इसी के साथ में जो फ्लैश वगैरह का सारा सिस्टम होगा वो टचलेस होगा, किसी भी चीज़ को आप लोगों को टच करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया भर में ये मुहिम चल रही है कोविड-19 के बाद में कि मैक्सिमम चीज़ें इस तरीके से रखी जाए कि किसी को टच न करना पड़े, और उस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाए। ये सारा का सारा सिस्टम कौन कर रहा है? ये सिस्टम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये बताइए आज के डेट में मिनिस्टर कौन है? आप लोगों को पता ही होगा वैसे। इसके चलते यहाँ पर सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर बेसिकली डायरेक्टिव्स दिए हैं
कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आप लोग को एस्पायरेशनल टॉयलेट बनाने हैं। तो ये जो एस्पायरेशनल टॉयलेट होंगे, गूगल पर भी इनको जब सर्च किया जाएगा तो ये एस्पायरेशनल टॉयलेट के नाम से वहाँ पर सर्च किए जाएंगे कि हाँ ठीक है ऐसा टॉयलेट है, सर्च करो कहाँ पर ये टॉयलेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये जो लग्जीरियस टॉयलेट है हमारे देश के अंदर में, इनका पूरा फोकस रहेगा एक तो ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पर कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि कोई भी अगर ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग घूमने जाते हैं, ताजमहल वगैरह हो गया, इंटरनेशनल लेवल का कोई टूरिज्म सेंटर है हमारे देश के अंदर में, या फिर कोई रिलीजियस डेस्टिनेशन है जैसे कि आप लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, खासकर अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी यहाँ पर, जैसे कई सारी आइकॉनिक सिटी हैं, आप लोगों को अक्सर देखो सिटीज़ के अंदर में कहीं जाते हो आप लोग, वहाँ पर ढंग का टॉयलेट नहीं मिलता है, इतना गंदा रहता है कि मतलब उसके अंदर जाने का मन नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पर भी इनको डेवलप किया जाएगा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे वो ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, नए नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं आज की डेट में, उनको इंगेज किया जाएगा इस तरीके के टॉयलेट बनाने में। आज की डेट में सरकार जो है वो कुछ भी इस तरीके से नहीं है कि वो अपना आप करना चाहती है, वो क्या करती है, वो आउटसोर्स कर देती है अपने काम को। आउटसोर्स करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा काम है वही करना चाहिए, कि हमारे अलावा वो काम कोई और नहीं करेगा, बाकी वो काम जो लगता है कि कोई और कर सकता है वो कर देना चाहिए। और खासकर सोशल वेलफेयर के जो काम है वो सरकार जो है अपने पास रखती है, बाकी के मैक्सिमम काम जो है वो आउटसोर्स कर देती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसा काम है कि यार ये काम मतलब कि एक तरीके से कि कोई और भी कर सकता है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर गांव में देखा होगा, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं कि खेतों में गन्ना छील देते हैं। आज की डेट में जैसे गेहूं कटाई जैसे चलती है, ठीक है, तो अभी जैसे मैं अपने फादर साहब से और मदर से बात कर रहा था, तो गेहूं जो है वो कट रहे हैं आज की डेट में, उनका जो भूसा वगैरह वो सब भर रहा है वहाँ पर, तो वो क्या हो रहा है, घर में आ रहे हैं आराम से। पहले क्या आते हम लगे रहते थे उसमें, पहले गेहूँ काटेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर उनका इकट्ठा करेंगे, फिर वो सारा जो इकट्ठा करने के बाद में मशीन में से निकलेगा, फिर उसमें से मतलब एक तरीके से इकट्ठा करके उसको बोरे में भरा जाएगा, हम सब मिलकर उसको बोरे में भरते थे, फिर उसको अपना जो बुग्गी पर डालकर उसको घर में लाकर उतारते थे, फिर घर में लाने के बाद में उसको जो टंकी रहा करती थी, ठीक है, ऐसी टंकी, फिर उस टंकी में भरा करते थे। भूस जो था वो एक तरीके से अलग, जो भूस का जो एक भूसे का अलग कमरा रहता था उसमें जाया करता था। पर आज के डेट में क्या है, सारा का सारा काम जो है वो आउटसोर्स कर दिया है, जिसको रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आप लोग खुद सोचो, मैं आज के डेट में टीचिंग का काम छोड़ के या फिर जो मैं काम कर रहा हूँ एक्स्ट्रा वो सारे काम छोड़ के मैं गांव में जाकर भूसा वगैरह काटने लगूँ, तो क्या ये मेरी जो एक स्किल है उसका सही इस्तेमाल होगा? तो इस तरीके से ये उस पर्सन को दिया जा सकता है जो कि अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, इसी बहाने से उनको काम भी मिल जाता है, वरना उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं चीज़ों को आउटसोर्स कर देना। ये शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कई बार पूछा जाता है, एक बच्चे से पूछा गया था मतलब अभी इंटरव्यू के अंदर में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो सरकार को आउटसोर्स कर देनी चाहिए, तो आप लोगों से इंटरव्यू भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको ये आउटसोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप वगैरह जो कि इस तरीके के काम करते हैं तो वो यहाँ पर एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको बोला गया एक तरीके से ये ऐसा टॉयलेट बनाया जा रहा है जिसको एस्पायरेशनल टॉयलेट बोला जा रहा है। ये एक तरीके का सस्टेनिंग सेल्फ, एक तरीके से रूम रहेगा जो सेल्फ सस्टेनिंग रहेगा आराम से। और ये सारे के सारी जो सर्विस हैं ये बोली जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में, ये लाइन काफ़ी अच्छी है, रेस्टोरेंट वगैरह, शॉपिंग सेंटर वगैरह, लाइब्रेरीज, मूवी थिएटर जो है यहाँ पर, या फिर कोई ड्रग्स स्टोर है यहाँ पर, मैं तो बोलूँगा कोई हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ पर भी ये चीज़ें इस तरीके से डेवलप करनी चाहिए पूरे देश के अंदर में। तो ये काम किसके द्वारा बोला गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा बोला गया है कि जिसमें टचलेस रहेगा, आसानी से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर चलेंगी। रिलीजियस प्लेस हो गया कोई भी इस तरीके से, या फिर कोई भी इस तरीके का पब्लिक प्लेस हो गया जहाँ पर टॉयलेट की रिक्वायरमेंट रहती है, वरना फिर लोग जो हैं दीवारों पर मैप बनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हमारे देश में तो आज़ादी इतनी है कि आप लोग कहीं पर भी थूक सकते हैं और कहीं पर भी मूत सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके से लोगों की आदत भी सुधरेगी और उसको लोग जो है इंजॉय भी करेंगे। अब आप लोग ये बताओ, इसका नाम एस्पायरेशनल टॉयलेट सही है या फिर कुछ और इसका नाम होना चाहिए था? आपसे पूछो अगर इसका नाम क्या होना चाहिए तो आप लोग क्या नाम सजेस्ट करोगे, ये बताइए। वीडियो को पॉज करके सोच के बता सकते हो। ठीक है, जो मुझे लगा कि एस्पायरेशनल रेस्ट रूम अगर रख देते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, इंसान जो है अपना आपको रिलैक्स कर सकता है, उस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का भी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, नैपकिन जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में नजर आ रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर बात का भी सिस्टम इन्होंने दे रखा है। तो रेस्ट रूम होना चाहिए, ना कि एस्पायरेशनल टॉयलेट। क्योंकि टॉयलेट शब्द सुनकर थोड़ा सा इंसान को लगता है कि हाँ टॉयलेट होगा, पर रेस्ट रूम जब बोल देते हैं तो एक तरीके से वो उसी के साथ में एक अच्छी फीलिंग भी देता है।
आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताइएगा। और ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आप लोगों को सुनने के बाद में, कि अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ऐसा कुछ होना चाहिए, बताइएगा जरूर, ठीक है। तो याद रखिएगा एस्पायरेशनल टॉयलेट जो स्कीम है यहाँ पर, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और उसका क्या पर्पज है, ये कहीं भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो स्टार्टिंग में एस्पायरेशनल टॉयलेट वाली जो मैंने आप लोगों को बात बताई, उसमें एक छोटी सी एक स्लाइड और रह गई उसमें, तो ये कंप्लीट करा देता हूँ यहाँ पर। ये एस्पायरेशनल टॉयलेट का जो सिस्टम है यहाँ पर, ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में। स्वच्छ भारत मिशन का जो 2 पार्ट है यहाँ पर, उसके तहत में यहाँ पर बोला गया था कि जो सिटीज़ हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पर बनाया जाएगा। तो सेंटर के द्वारा यहाँ पर 1,41,600 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को दिए गए थे, जो कि 2.5 टाइम मोर मनी है जो कि अलॉट की गई थी फर्स्ट फेज को 2014 में। पता है ना, महात्मा गांधी जी की जो जयंती थी यहाँ पर, उसके बारे में मैंने बात किया था 2014 में, जब यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, उसी के साथ में कनेक्ट कर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो स्टेट है उसके बारे में अगर बात की जाए तो कॉस्ट शेयरिंग उसमें देखने को मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर। टोटल मिलाकर एज पर नाउ 6,36,826 टॉयलेट जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जा सके हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत। अगर बात करें टारगेट था यहाँ पर कितना, 5 लाख बेसिक, मतलब टारगेट था एक तरीके से, तो इतना बनाए गए यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगेन द टारगेट यहाँ पर 5,07,587। और ये बात की जा रही है 4,355 जो लोकल अर्बन बॉडीज होती हैं उनमें डिक्लेयर किया गया इनको ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ये काफी बड़ा एक अचीवमेंट बोल सकते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या क्या सिस्टम है, सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाले के तहत है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट, ये और याद रखिएगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। आप में से किस किस ने कभी ना कभी जिंदगी में वोट डाली है, वोट डालने का अधिकार आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो ये चीज़ आप लोगों ने फील की होगी कि आप लोग की उंगली के ऊपर एक इंक लगाई जाती है, और ये जो इंक है लगभग 7 से 8 दिन या फिर लगभग 10 दिन तक आप लोग की उंगली पर लगी रहती है, खत्म नहीं होती है। इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को फिर से वोट डालने से रोका जा सके, ये पहचान की जा सके कि ये ऑलरेडी वोट डाल चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर ये इंक जो है वो आप लोगों के सामने देखने को मिलती है। तो अभी मैसूर पेंट ये जो वार्निश इंक है यहाँ पर, ये एक तरीके से मार्क है पोल के लिए इंडिया या फिर एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये आर्टिकल द हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया। इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं जिससे कि आप लोग समझ सकें। हमारे देश के अंदर में एक अकेली कंपनी है जिसको बोलते हैं मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड, जो कि इस पर्टिकुलर इस दवाई बोल रहा हूं पीने की दवाई थोड़ी ना है, इस पर्टिकुलर इंक को बनाती है। और ये जो स्टैब्लिश की गई थी यहाँ पर, ये मैसूर पेंट वार्निश लिमिटेड, ये 1937 यानी कि जिस टाइम पर हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो नालवाड़ी कृष्णा राज जो वड़ियार है उनके द्वारा इसको बनाया गया था, और ये महाराजा ऑफ मैसूर। तो ये तब से लेकर हमारे देश के अंदर में अब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है आज़ादी के बाद 1947 में। 1962 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में और लॉ मिनिस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट किया गया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, और एक एग्रीमेंट बनाया गया मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड के साथ में कि ये जो है एक तरीके से वो नहीं होता है, जैसे अगर मान लीजिए आप लोग खुद सोचिए ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है अगर सरकार के कंट्रोल में रहेगा तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगी। ओरिजिनल लेवल की एक इंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाएगा। आज की डेट में ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर में जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के, असेंबली वगैरह के, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो हमारे देश के साथ साथ में लगभग 30 कंट्री ऐसी है जहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। और एक क्वेश्चन रिसेंटली जो अभी पूछा गया कि ये क्या रखती है अपने अंदर में, तो सिल्वर नाइट्रेट, तो एक वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर देखने को मिलता है, जो 10 दिन तक लगभग आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। और जो एक पर्टिकुलर जो बोतल टाइप की रहती है 10 ml की, उसमें लगभग 700 वोटर्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन पूछ लें कि क्या है, किसके द्वारा यहाँ पर ये टारगेट सेट किया गया, किसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है, ये प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हमारे ही देश में यूज़ करते हैं, या दुनिया में लगभग 30 देश को हम लोग ये बेचते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताइए, आप लोगों ने इलेक्शन में वोट डाला है तो इसका इस्तेमाल हुआ होगा, तो कैसा फील हुआ है? गर्व नहीं होता है कि वाओ हमने भी कुछ कर दिखाया है आगे बात करते हैं यहाँ पर भारत बायोटेक जो है उसको एक अवार्ड मिला वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस के अंदर में।
कोविड 19 के टाइम पर जो दवाइयाँ हमारे देश से बनाई गई और बेची गई उसको आप लोग जानते हैं, उसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कितने शानदार तरीके से वो काम किया गया। तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस जो हुआ यहाँ पर अभी वॉशिंगटन यूएसए के अंदर में, उसमें जो भारत बायोटेक है यहाँ पर उसको बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसीजर डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस के अंदर में। आप लोगों को याद होगा कितने लार्ज स्केल पर हम लोगों ने दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको 2-2 डोज तो अपने देश में दिए, इवन बाहर भी हम लोगों ने मैत्री वैक्सीन करके प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि दूसरे देशों को भी हम लोग अपने पड़ोसियों को भी यहाँ पर दवाइयाँ प्रोवाइड करा सकें। वो तो कोविड 19 के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसके बाद में हम लोग को रोकना पड़ा एक्सपोर्ट, वरना उससे पहले तक हम लोगों ने दबाकर दुनिया को दवाइयाँ दी हैं। और अमीर देशों ने अपने बारे में सोचा है सबने, उन्होंने कभी भी गरीब देशों के बारे में नहीं सोचा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आज भी ऐसे देश है जहाँ पर प्रॉपर दवाइयाँ नहीं पिलाई गई उनको। तो भारत बायोटेक जो है हैदराबाद बेस्ड एक इंडियन कंपनी है जिसने यहाँ पर पूरा शानदार तरीके से काम किया। वर्ल्ड की जो दवाई यहाँ पर बनाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर दुनिया को प्रोवाइड कराएगी। एक तरीके से आप लोग देखते हैं जो वैक्सीन थी यहाँ पर, अब तो आप लोगों को और भी कई सारी वैक्सीन देखने को मिलती हैं। वैसे कोवैक्सीन का नाम आप लोगों ने सुना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दवाई थी बेसिकली जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर एक शानदार प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर डेवलप की गई थी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या यहाँ पर, ये एक होता है कि इंसान अगर दवाई के बारे में बात करें तो दवाई एक ऐसी चीज़ है कि वैसे तो इंसान ने मतलब जिसने भी बनाई है पैसा खर्च करके बनाई है यार, ठीक है, उसको पैसा कमाने का हक है। पर लेकिन जब यहाँ पर एक सामने वाले इंसान की जान के बारे में बात आ जाए कि सामने वाला इंसान मर सकता है उसके बिना, तो फिर यहाँ पर पैसा जो है तो वो एक साइड में रह जाता है। तो कोवैक्स यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो कोवैक्सीन दवाइयाँ देखने को मिलती हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर लोगों को दिया गया और फुल शानदार प्रोसीजर के थ्रू इसको डेवलप किया गया। उस टाइम पर ये बातें देखने को मिली। ये जो कंपनी है यहाँ पर, ये जिनके द्वारा बनाई गई जो फाउंडर है इसके, वो है यहाँ पर कृष्णा अल्लाह, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर सुचित्रा अल्लाह, तो इनके द्वारा ये बनाई गई। फाउंडर थे 1996 में भारत बायोटेक के। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जब किसी देश की कंपनी को कोई अवार्ड मिलता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन होता है। वहाँ पर ये नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर कृष्णा अल्लाह के द्वारा बनाई गई और किसके द्वारा बनाए गए, ये बोलेंगे कि इंडियन कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ये अवार्ड दिया गया है। तो देश का नाम रोशन होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, तो ये बड़ी बात है। तो अवार्ड की कैटेगरी में अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई तो बड़ी बात नहीं होगी, तो याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। CAPF इसकी फुल फॉर्म बताइए। इस एग्जाम की तैयारी आप लोग कई बार करते हैं, ठीक है, बताइए क्या है इसकी फुल फॉर्म। 13 लैंग्वेज के अंदर में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर साइन किया जा रहा है MOU। ये यहाँ पर SSC के कमीशन के द्वारा यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये मिलकर यहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि 13 लैंग्वेज में पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में भाई साहब। 13 लैंग्वेज में किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर में उस लैंग्वेज को भी लेकर आने की कोशिश की जा रही है जिस लैंग्वेज को कई बार कोई पूछता भी नहीं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ज़रूरी है कि इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चलें कि चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हर एक लेवल पर हम लोग उसको पहुँचा सकें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया लॉन्च करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि हेल्प करेगा वेवर और आर्टिशन को सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट। ऐसे नहीं जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रहा है, जैसे कोई वेबसाइट बना दी जाए और उस पर हम लोग बोले कि जो भी गांव में आंटी है वो अचार बेचना चाहती है या फिर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट वो बना रही है आंवले का मुरब्बा वगैरह, तो आकर यहाँ पर बेच ले। तो ये काफ़ी अच्छा एक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया फॉर्मेशन एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर फोकस दिया जा सके। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, एक तो जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैरिज है वो कहाँ आता है, याद रखिएगा आर्टिकल 21 के तहत में आप लोगों का अधिकार है कि आप लोग अपनी शादी अपने हिसाब से कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। एक और आर्टिकल यहाँ पर याद रखिएगा, आर्टिकल 145 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर देते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो बार बार न्यूज में है तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11,304 डांसर और म्यूजिशियन परफॉर्म किया गया ट्रेडिशनल आसामीज डांस बिहू। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरीके से सेट कर दिया गया, जो कि गुवाहाटी के अंदर में यहाँ पर जो एक तरीके से जो सिस्टम नहीं पर्टिकुलर उसके थ्रू सेटअप कर जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस दी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। ये इस तरीके के रिकॉर्ड बनाने से क्या फायदा है, अभी बहुत सारी दुनिया में जब हम लोग कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है। अभी आप लोग खुद सोचो कि बिहू जो डांस है हम लोग तो चलो पढ़ते हैं इसलिए हम लोग को पता है कि हाँ यार बिहू डांस है यहाँ पर दुनिया में जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो दुनिया इसको पढ़ेगी और इस डांस के बारे में दुनिया जानेगी।
तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टेडियम में ये सारा फंक्शन देखने को मिला, जिसको बोलते हैं यहाँ पर सरुसजाई जो स्टेडियम है बेसिकली। तो ये सरुसजाई स्टेडियम गुवाहाटी आसाम के अंदर में है यहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिस्ट के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया लार्जेस्ट बिहू डांस परफॉर्मेंस, और इसी के साथ में लार्जेस्ट परफॉर्मेंस बाय द फोक म्यूजिक, लोकल जो म्यूजिक होता है उसके बारे में बात की जा रही है। 70,000 से ज्यादा डांसर, 7,000 से ज्यादा डांसर और 30,000 से ज्यादा ढोल डमरू वाले थे यहाँ पर म्यूजिशियन, जिनके द्वारा ये परफॉर्मेंस दी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्लासिकल डांस कौन कौन से, अगर मैं आप लोगों से पूछूं उनके बारे में आप लोग बताइए। अगर कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है बेसिकली टू द स्टार्ट पोर्टल, जो हेल्प करेगा अनक्लेम डिपॉजिट। कई बार क्या रहता है, मान लीजिए किसी ने कोई अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर उसने कोई नॉमिनी भी नहीं लगा रखा है, उसकी डेथ हो गई है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर उसका जो अमाउंट रहता है वो इसी तरीके से रहता है। कई बार कई सारे जो वर्कर्स हैं उनके अकाउंट खुलते हैं कहीं पर, वो फिर कहीं और चले जाते हैं, उनका पैसा इसी तरीके से पड़ा रहता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो उसके लिए यहाँ पर पोर्टल बनाया जाएगा ताकि उसको क्लेम किया जा सके। IMF के जो चीफ है उन्होंने बोला इंडिया और चाइना जो है वो हाफ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में आप लोगों को नजर आएंगे, यानी कि दुनिया में स्टार नजर देखने को मिलेंगे इंडिया और चाइना, और वैसे इंडिया टॉप पर है, चाइना तो सेकेंडरी है यहाँ पर, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो उसमें बेसिकली बात की जा रही है कि रूल बनाए जाएंगे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के लिए। मैं अगर अपने देश के बारे में बात करूं तो हमारे देश के अंदर में कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो वो देखेगा कि यहाँ पर कैसा माहौल है, सही से यहाँ पर सिस्टम प्रोवाइड कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है, तो कितनी फैसिलिटेशन देखने को मिल रही है। एक तो है कि उसको दर दर ठोकरें खवाई जा रही है कि यहाँ जा पहले, वहां जा तब, यहाँ जा तब होगा। कल को लड़ाई भी हो जाए तो कोई सोल्यूशन निकालने वाला नहीं है, ठीक है। इसके लिए बायलैटरल जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है वो नहीं है। तो ये सारी चीजें सही होगी तभी जाकर हमारे देश के अंदर में ये चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अभी सपोर्ट करना जरूरी है अगर चाहते हैं तो। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, तो उनको एक्सटेंशन मिल गया इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है एक्सपोर्ट करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंसाइनमेंट टिल द 1 अगस्त 2023, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेस एंड ट्रैक जो सिस्टम एक्सपोर्ट ड्रग फॉर्मुलेशन है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मेंटेन करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन पैकेजिंग में, ताकि यहाँ पर चीज़ों को समझा जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर अपना काम कर पाती है, एक्सटेंड कर पाती है चीज़ों को, तो सब मिलकर काम कर पाते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है किसके बारे में बात की जा रही है, तो जो दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्री है उनके बारे में बात की जा रही है। मेरा एक दोस्त है, उसको वो कई बार उससे बात करते करते फार्माक्यूटिकल तो फार्माक्यूटिकल बोलता है बार बार। मैंने बोला स्यूटिकल, बोला कह रहा क्यूटिकल क्यूट लगता है मैंने कहा अच्छा जी चल ठीक है, एंजॉय कर, क्यूट क्यूट। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है वर्ल्ड लेवल की जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं। कतर और बहरीन ने यहाँ पर डायलॉग को कंटिन्यूस करने की बात यहाँ पर की जा रही है। डिक्लेयर किया गया कतर और बहरीन जो है वो रीओपन करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन आफ्टर 2 साल के गैप में, तो बड़ी बात है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है। कल को क्वेश्चन अगर पूछे तो यहाँ पर एक गल्फ रीजन जो है वो इंगेज होने जा रहा है अच्छे लेवल पे, ऐसी बात बोली जा रही है, ठीक है। इंडिया के द्वारा यहाँ पर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में कि 10,000 मीट्रिक टन जो वीट है वो दिए जाएंगे अफगानिस्तान के लोगों को, ठीक है। तो इसके तहत हम लोगों ने पहुंचाया भी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर अभी जो बेसिकली खाना वगैरह है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यूनाइटेड नेशन जो है वो मिलकर यहाँ पर मुंबई के अंदर में यहाँ पर और अच्छे लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। पहली बार देखा था हम लोगों ने पहुंचाया था तो उसमें कई सारे इशू देखने को मिले थे, पाकिस्तान जो है बीच में टांग डाला था, ठीक है, वो आप लोगों ने सुना था। बाकी यहाँ पर देखो क्या होता है, कंडीशन ये रहती है कि ना सामने वाले की इमेज ना ठीक हो जाए, तो वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके चलते उन्हें कहते कि मेरा नाम तो हो नहीं रहा है, उसका नाम कैसे होने दूँ मैं, है, तो वाली बातें होती हैं। चलिए जो भी है अच्छा नहीं रहता है, ये सामने वाले के फायदे के बारे में नहीं, अपने रंजिश को छोड़कर लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है इल्सा ये है बेसिकली साइक्लोन यानी कि चक्रवात, ये ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि पोर्ट हैंडलैंड वाला एरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्टलैंड है, एज ए कैटेगरी 5 स्टॉर्म आप लोगों को देखने को मिला। तो इसके बारे में आप लोग क्या याद रखते हैं कि यहाँ पर विली जो है साइक्लोन को लोकल एरिया में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में विली बोला जाता है, ऐसे साइक्लोन नहीं बोलते हैं, तो विली बोलते हैं, ठीक है। बड़ी एक बात है यहाँ पर, चाइना को टैकल करने के लिए जापान, इंडिया और फ्रांस एक साथ में आ गए हैं ताकि चाइना को टैकल किया जा सके और श्रीलंका को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि आज के डेट में श्रीलंका से बंदर खरीद रहा है चाइना उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। चाइना जितना खतरनाक और कुत्ता कंट्रीज देश इस दुनिया में नहीं है, जिस तरीके से वो जानवरों को नहीं छोड़ते, गधे कुत्ते बंदर जो भी मिले सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके वहाँ के बंदर खत्म हो गए थे, कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ सामने निकल कर आ रही थी। तो समझ जाओ आप लोग किस हरकतें करते हैं यहाँ पर, ये दूसरों से भी बंदर खरीद कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हो आप लोग।
पर्सन इन न्यूज में दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, वर्जीनिया नॉरवुड, जिनको मदर ऑफ द यहाँ पर लैंडसेट बोला जाता था, यहाँ पर 96 की एज में अभी रिसेंटली ये हमारे बीच में से चली गई, यहाँ पर ये पर्सनैलिटी है यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आईएएस ऑफिसर फॉर्मर, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी यहाँ पर रह चुके हैं, जिनका नाम नरेश गुप्ता। उनकी रिसेंटली अभी यहाँ पर डेथ हुई है, हमारे बीच में नहीं रहे, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर है। जयललिता जी के द्वारा इनको होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, इसी के साथ में लंबे समय तक ये इलेक्शन के साथ में कनेक्टेड रहे। तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आप में से कौन कौन आईपीएल जो है फॉलो कर रहा है, अच्छे से आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं? एग्जाम आ रहे हैं ये हर साल आएगा, ठीक है, अपने एग्जाम पर फोकस कर लो। कौन सी फेवरेट टीम है वैसे पूछो अगर? दिल्ली कैपिटल्स, जो कीपर जिनका नाम है यहाँ पर डेविड वार्नर, तो यहाँ पर क्विकेस्ट जो एक तरीके से करने वाले काम यहाँ पर 6000 रन पहुंचाने वाले आईपीएल के, ये अभी थर्ड पर्सन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विराट कोहली बंगाल जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के, और इसी के साथ में पंजाब किंग्स जो है बेसिकली टीम, शेखर धवन, वो यहाँ पर ये काम कर चुके हैं। तो ये है 165 इनिंग खेली इन्होंने 6000 का आंकड़ा पार करने के लिए, ठीक है। अगर बात करें सबसे क्विकेस्ट हुआ यहाँ पर इनका ये 165 में इन्होंने काम कर दिया। अगर बात करें यहाँ पर कोहली ने 188 ली थी और जो धवन ने यहाँ पर 199 यहाँ पर ली थी, ठीक है। तो जानते हैं आप लोग यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ी हैं अपने आप में। इसी के साथ में बात की जा रही है इंडियन बॉक्सर नखित जैरीन के द्वारा सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल में उनका नाम अभी आप लोगों को देखने को मिला। इंडियन टीम के द्वारा जो हॉकी है उसमें वुमेन एशिया और ओशियाना चैंपियनशिप यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इसी के साथ में 3200 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे फैसिलिटी स्पोर्ट की डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया कैंपेन के तहत में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन बनेगा छोटू करोड़पति है आप लोगों के सामने। इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, ये किसके साथ में एसोसिएटेड है? बिहार, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। बात की जा रही है सी विजिल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। इसी के साथ में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस के द्वारा, इलेक्शन कमीशन या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा। बताइए, वैसे इतना टफ क्वेश्चन है नहीं है, ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है रैबिट हेमोरजिक, जो बेसिकली एक तरीके से खरगोशी रक्तस्राव, ठीक है ये होता है हिंदी ट्रांसलेशन गूगल का ये है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कहाँ पर ये डिजीज फैलती है यहाँ पर नजर आई? ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ द पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिवाइस वो किसकी है? बेसिकली स्पेस के बारे में बात करें, नासा, इसरो, सीएनएस या फिर स्पेस एक्स। सही आंसर क्या है, ठीक है, बताइए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए, फिर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। तब तक हम लोग बात करेंगे एक लेक के बारे में। आज की जो इंपॉर्टेंट लेक है आप लोगों के सामने ये है लुनार लेक। यहाँ पर ये लुनार लेक आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लिखने को मिलेगी, ठीक है, लोनार लेक, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछे जाए। यहाँ पर लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आप लोगों को नजर आती है, बेसिकली मालघाट टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलती है। और लोनार क्रेटर ये एक तरीके से नेशनल जियो हेरिटिक जो यहाँ पर हेरिटेज मोन्यूमेंट भी है, और महाराष्ट्र के अंदर में सेकंड रामसर साइट है। इससे पहले यहाँ पर नांदूर मधमेश्वर जो बर्ड सेंचुरी यहाँ पर देखने को मिलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। काफ़ी ये एक तरीके से काफ़ी जो नमक वाला पानी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और कई सारे यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ये ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एक तरीके से ना इसकी वजह से एक अलग ही लेवल का यहाँ पर इन्वायरमेंट रहता है। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। बाकी और भी कई सारी रामसर साइट है, तो कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बिहार में देखने को मिलेगा। जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसके बारे में याद रखते हैं। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली यहाँ पर बैक किया गया बिहार स्टेट कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट का यहाँ पर ये सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफिस, कॉलेजेस के अंदर में, ताकि अच्छा सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा सके। सी विजिल ऐप मैंने डिटेल में पढ़ाया था, तो इसका आंसर क्या हो गया ये आप लोगों को देखने को मिला इलेक्शन कमीशन, ताकि आप लोगों को भी लगे कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग भी वहाँ पर जाकर चीज़ों को प्रोवाइड करा सको कि भाई साहब इसको सुधार दो। न्यूजीलैंड के अंदर में यहाँ पर ये डिजीज अभी देखने को मिली जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये एक वायरल डिजीज है जो कि यहाँ पर लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये मिशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो नासा से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ट्रोफिक जो यहाँ पर एक तरीके से ट्रोपोस्फेरिक जो एमिशन मॉनिटरिंग जो पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, ये नासा का डिवाइस है जो कि ट्रैक करेगा पोल्यूशन ओवर द नॉर्थ अमेरिका, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी ये हम लोगों ने देख लिया, डाउट हो तो बताना जरूर।
आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ, अंग्रेजी के कुछ शब्द सिखाता हूँ। भारतीय ही रहना है, बस अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है। आप लोगों को एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग के अंदर में इसी के साथ में जो एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं। इसी के साथ में आप लोग अगर आंसर राइटिंग करते हैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी में तो वहाँ पर फायदा पहुँचाते हैं। फॉर्चुअस जो होता है ये होता है अकस्मिक, एक अकस्मात एक तरीके से ना, जो कहीं पर एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो एक्सीडेंटली हम लोगों ने कभी सोची नहीं थी, एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड होता है ना कि यार ये कैसे हो गया, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को बताया था, जब अभी फर्स्ट रैंक इनकी आई है, इनसे मैंने अभी बात की थी, जैसे मैंने बताया था कुछ दिनों पहले, तो इंसान जो है एक तरीके से ना ऐसा रहता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जैसा इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं कॉल कर लूँगा इनको, ठीक है। तो उस दिन ये बड़े सरप्राइज थे। और जैसे अभी इनकी जो रैंक आई, अभी ये सरप्राइज थे कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं तो ये कैसी हो गई, ये एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई। फर्स्ट रैंक आना समझ रहे हो यार आप लोग, कितनी बड़ी बात है अपने आप में, मतलब टॉप कर देना उस पर्टिकुलर चीज़ को, और वो भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम। तो ये एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ये जो मॉर्निंग में जब वीडियो आया करती थी ना 4 बजे, तब भी उठकर ये बंदा जो है वीडियो देखा करता था, ठीक है। तो अपना इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो ताकि चीज़ें जो है ढंग से कर पाओ लाइफ में और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये है अनएबेटेड, यानी कि अक्षीण बेसिकली, यानी कि विदाउट एनी रिडक्शन और इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। तो ये एक तरीके से वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे शब्द हैं जो आप लोग न्यूज़पेपर रेगुलर देखोगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, यह है मीडियोक्रिटी, यानी कि समानता, यानी कि एक तरीके से ऑर्डिनरी होता है, एक एवरेज पर्सन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मीडियोकर नहीं बोल देते, ये नहीं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है मीडियोकर है यार। कई बार बोल देते हैं सामान्य पर्सन है, हमारे जैसे ही तो यार, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। एक टॉपर बन गया तो ऐसा थोड़ा ना कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे जैसे ही तो इंसान है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है पता नहीं किसी और प्लानट से है, 2 दिन पहले वो भी इतना ही परेशान था पर्सन, आज टॉपर बन गया। तो इंसान एक ही जैसे होते हैं यार सब, हम लोग को पहचानना है अपने अंदर की ताकत, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये सुवेनियर, यानी कि यादगार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो यानी कि एक तरीके से स्मृति चिन्ह भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो कोई यादगार चीज़ें कई बार टैटू करवा लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कोर्बोरेट, ये होता है पुष्टि करना किसी चीज़ की, प्रत्यापित करना, प्रत्याशित करना, कन्फर्म करना। तो ये एक शब्द जो है कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर पूरी एसएलवी फैमिली, पूरी एसएलवी आर्मी जो है उसकी तरफ से, और पूरी एसएलवी आर्मी के लिए एक गौरवान्वित करने वाला एक क्षण आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कैसा लगा, इसी तरीके से अपना सिलेक्शन पाओ और इसी तरीके से लाइफ को आगे लेकर चलो, और देश की सर्वोच्च एक तरीके से जो सर्विस होती है उसमें अपना एक तरीके से योगदान दो आप, और देश को आगे लेकर चलो। तो देश का भविष्य जो है आप जैसे जो है बच्चों के कंधों पर है। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक बताकर। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।